गज़लकार और गीतकार हैं, यहाँ उपस्थित हैं। वो मेरे मित्र भी हैं और शिष्य भी रहे हैं, लेकिन शिष्य जब अपने से ऊपर निकल जाता है तो उसे मित्र कहने में गौरव की आखिरी की अनुभूति होती है। तो मैं वशिष्ठ जी का भी स्वागत करता हूँ। यशवंत जी से मेरा हाल का भी, लेकिन लगता है कई जन्मों का परिचय है। यहीं आने पर झांसी में मेरी उनकी भेंट हुई थी। अगर काल की सीमा में जोड़ेंगे तो कुछ महीने हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से मैं उन्हें जानता रहा हूँ, क्योंकि वो भी भावलोक की खेती करते हैं। यशवंत जी का उन्हीं के घर में मैं उनका स्वागत करता हूँ। मदन पाल जी, जिनके गीतों की चर्चा आप लोगों ने अभी सुनी, मदन पाल जी इस अंचल में पहली बार आए हैं। ऐसी विभूति का मैं इस गांधी सभागार में आप सब की ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और पूरे बुंदेलखंड की ओर से एक बार उनका स्वागत करता हूँ। आप ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। कलीम कैसर जी, डॉक्टर कलीम कैसर, ये मेरे शहर के हैं, लेकिन ये कहना बहुत छोटी बात है कि ये गोरखपुर के हैं। गोरखपुर से निकलकर, हालांकि गोरखपुर कोई छोटी चीज़ नहीं है, जिसने फिराक को पैदा किया हो, जहाँ प्रेमचंद रहे हों, जहाँ हनुमान साहब को दाह रहे हों, जहाँ गोरक्षनाथ ने धुनी रमाई हो, नाथ पंथ का संदेश दिया हो, जहाँ जाकर कबीर ने समाधि ली हो, जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया हो, वो कोई छोटी जगह नहीं है। उस बड़ी जगह के एक बड़ी विभूति के रूप में कलीम कैसर साहब यहाँ हैं। मैं कलीम कैसर साहब का भी इस मंच से, इस सभागार में स्वागत करता हूँ। सागर त्रिपाठी जी का भी थोड़ा थोड़ा रिश्ता, और थोड़ा थोड़ा नहीं, नाविनाल संबंध गोरखपुर से ही जुड़ता है, लेकिन वो पीढ़ियों से मुंबई में रह रहे हैं, मुंबा देवी की सेवा कर रहे हैं, माँ सरस्वती की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारी ही माटी की उपज है। यह कहते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं सागर त्रिपाठी जी का भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ। यशोवर्धन जी, जिनके बिना मेरा कोई कार्यक्रम झांसी में हो नहीं पाता। जब मैं पहली बार आया तो ज्वाइन करने के 2-3 दिन बाद ही झांसी महोत्सव में मेरी उनकी पहली भेंट हुई थी, और पहली भेंट से ही जो अंतरंगता बनती गई, जो मन की निकटता बनती गई, क्रमशः हर भेंट में वह और दृढ़ से दृढ़तर होती गई है। एक रहस्य एक सभा में ही उद्घाटित हो गया था। मेरी उनकी जन्मतिथि 1 है, तो हम लोग समवयस्क हैं। मैंने महीना उनसे पूछा, उन्होंने जानबूझकर नहीं बताया कि तय करना मुश्किल हो जाए कि वो मेरे बड़े भाई हैं या, तो फिर भी मैं उन्हें यहाँ का पुराना होने के नाते बड़ा भाई ही मानता हूँ। उन्हें भी नमन करते हुए इस सभागार में उनका मैं स्वागत करता हूँ। ये सारा आयोजन उन्हीं के कंधे पर चलकर यहाँ तक पहुँचा है, और जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अच्छा हुआ है, यह उनके सौजन्य से, उनकी वजह से हुआ है। और जो कुछ अगर त्रुटि रह जाएगी तो उसमें मेरी कमी है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से शहर में नहीं था, अनुपलब्ध था, और अगर कहीं कोई छोटी मोटी दिक्कतें रह गई होंगी और या बड़ी भी दिक्कतें रह गई होंगी तो वो मेरी कमी है। उसके लिए मैं अपने अतिथिगण से क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ अग्रवाल साहब हैं जो आयोजक हैं, उनका भी मैं उन्हीं के घर में स्वागत करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे और यशोवर्धन जी के बीच में, क्योंकि गीत और गजल का वातावरण है, इसलिए अपने विद्यार्थियों से कहते हुए संकोच के साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, रीतिकाल में एक दूती का काम होता था, तो हमारे और यशोवर्धन जी के बीच में दूत का काम, दूती नहीं मैं कह रहा हूँ, दूत का काम राजकुमार अंजुम जी करते हैं, और मेरे बड़े प्रिय आत्मीय हैं। मैं अंजुम जी को अब उन्हीं के उनका सम्मान स्वागत करते हुए ये मंच मैं उन्हें सौंप रहा हूँ। एक बार पुनः विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए कि ये जो आयोजन है साहित्य की दृष्टि से एक बड़ा विलक्षण आयोजन है।
मैं नहीं समझता, कलीम कैसर साहब इसका इतिहास अगर उन्हें याद होगा तो बताएंगे कि कभी एक साथ अरूज और छंदशास्त्र को लेकर इस तरह की चर्चा शुरू हुई हो या बातचीत की गई हो। मुझे जैसा कि वो कह रहे हैं कि अब तक हिंदुस्तान में ये इस तरह की चर्चा नहीं हुई है, और इस चर्चा का श्रेय अगर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को जाता है तो एक बार ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और मैं अपने विद्यार्थियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया अपने स्थान से खड़े होकर इन विभूतियों के लिए स्थान पर खड़े होकर ताली बजाकर इनका स्वागत करें। इस अनोखी उपलब्धि का श्रेय हमें देने के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आपका यह अभिनंदन, आपकी तारीफ में एक अनोखे पक्ष को उजागर करने के लिए आपका यह सम्मान इनके मन में गहरे उतरेगा, और ये जहाँ भी जाएंगे इस तरह से ही माँ भारती की सेवा, हम सब की सेवा होगी। धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की जय। ये मैं सागर जी ने अभी एक पुस्तक भेज दी है, मैं बैठे बैठे थोड़ा हल्का एक इनकी कविता में पढ़ने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। शीर्षक है रिश्ते यूं ही नहीं बनते, रिश्ते यूं ही नहीं बनते, रिश्ते सोच समझकर नहीं बनाए जाते। मेरा और यशोवर्धन जी का, रिश्ते सोच समझकर नहीं बनाए जाते, एहसास और संवेदना की धुरी पर रखा कुम्हार का चाक घूमते हुए इन संबंधों को बनाता बिगाड़ता रहता है। रिश्ते सोच समझकर नहीं बनाए जाते, एहसास और संवेदना की धुरी पर रखा कुम्हार का चाक घूमते हुए इन संबंधों को बनाता बिगाड़ता रहता है। कभी मिट्टी सूख जाती है तो रिश्तों में दरार आ जाती है, कभी मिट्टी सूख जाती है तो रिश्तों में दरार आ जाती है। गीली मिट्टी से अक्सर रिश्ते अपनी शक्ल खो देते हैं, गीली मिट्टी से अक्सर रिश्ते अपनी शक्ल खो देते हैं। कोई न कोई कोना आड़ा टेढ़ा हो ही जाता है। झूठी अनायास की सजावट के चक्कर में तो रिश्तों की नींव अक्सर भुरभुरी हो जाती है। गौर करें, झूठी अनायास की सजावट के चक्कर में तो रिश्तों की नींव अक्सर भुरभुरी हो जाती है। रिश्तों के नेह पात्र के पकने पकाने की नौबत ही नहीं आती। 85 वर्ष के पिताजी के लिए तड़के सवेरे पीतल के चमकते लोटे में दातून रखकर, 85 वर्ष के पिताजी के लिए तड़के सवेरे पीतल के चमकते लोटे में दातून रखकर इस उम्र में भी माँ उन्हें जगाती है आज भी प्रतिदिन। 85 वर्ष के पिताजी के लिए तड़के सवेरे पीतल के चमकते लोटे में दातून रखकर इस उम्र में भी माँ उन्हें जगाती है आज भी प्रतिदिन। शाश्वत संबंध यूं ही नहीं बन जाते, यूं ही नहीं बन जाते। धन्यवाद सागर जी। डीसी साहब बहुत ही कर्मठ और योग्य और एक ऐसा डीसी जिसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। जहां जहां वो रहे हैं और एक साल उनको यहां भी हो चुका है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जहां जहां से भी मुझे मालूम पड़ा है, वो ऐसे ऐसे पहलू हैं कि इतने अच्छे वक्ता वो है कि जिन पहलुओं की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था, मेरी नजर नहीं थी, उन्होंने वो पहलू भी निकाल लिए। उन्होंने ये भी पहलू निकाल लिया कि गजल और कविता एक मंच से पढ़े तो जाते रहे, मुशायरों का मिला जुला आयोजन अब कोई नई बात नहीं है। ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिसमें गंगा जमनी आयोजन होते हैं, कविता भी पढ़ी जाती है और मुशायरे भी पढ़े जाते हैं, लेकिन कविता और गजल के मीटर पर, अरूज और पिंगल पर एक ही मंच पर जहां कविता की भी बात की जा रही है और गजल की भी बात की जा रही हो, ऐसा मंच शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं रहा। उन्होंने ये डॉक्टर कलीम कैसर साहब से ये बात कही और कलीम साहब ने उसकी तारीफ की, उसकी पुष्टि की। हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक ऐसा कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, जो अपने आप में अनूठा और अनुपम है।
हिंदी और हिंदी कविता और उर्दू गजल दोनों का व्याकरण, दोनों का मीटर हम यहाँ चर्चा करेंगे। ऐसा कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि सागर त्रिपाठी साहब हिंदू होकर उर्दू में गजल कहते हैं और बेहतरीन गजल कहते हैं, पूरी दुनिया में उनकी गजलों को पसंद किया जाता है। और डॉक्टर कलीम कैसर साहब मुस्लिम होते हुए भी हिंदी की इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं कि हिंदी के कभी भी इतनी अच्छी कविताएं नहीं लिख पाते हैं। हिंदी की गजल के फॉर्मेट में उन्होंने हिंदी की कविताएं लिखी हैं, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हिंदी उर्दू की बात की, बिल्कुल बेशक। एक शेर है मुनव्वर राणा साहब का कि लिपट जाता हूं मां से और मासी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूं मां से और मासी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल लिखता हूं हिंदी मुस्कुराती है। तो ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि ऐसा मान लिया गया है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और हिंदी हिंदुओं की भाषा है। ऐसा कहीं नहीं है। एक्चुअल जब उर्दू का जन्म हुआ आज से करीब 400 साल पहले, तब ये देश न हिंदुस्तान था न मुसलमान था, वो पाकिस्तान था, एक देश था पूरा। और उस देश की ये भाषा है। ये हम लोगों का काम है कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमने ये कहना शुरू कर दिया कि ये उर्दू जो भाषा है वो तो पाकिस्तान की भाषा है, उससे हमें क्या लेना देना। ये वहां से बात शुरू हुई और पाकिस्तान के लोगों ने, उन्होंने जब हमने ये कहा कि हमारी भाषा नहीं है तो उन्होंने उसको फौरन अपना लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि खड़े बैठे एक चीज मिल रही है, ले लो। उर्दू उनकी भाषा हो गई और हमारे हाथ से निकल गई, जबकि वो हमारे यहाँ की भाषा है, हमने अपनी भाषा उनको दे दी। और कश्मीर, कश्मीर के लिए हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, वो हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। उर्दू के लिए हमने खुद उनको दे दिया। तो ये बताइए कहाँ की समझदारी है। ना उर्दू पाकिस्तान की भाषा है ना हिंदुस्तान की भाषा है, उर्दू उस देश की भाषा है जब ना पाकिस्तान था ना हिंदुस्तान था, और हम सब उसको बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। हमें खुद नहीं पता रहता है कि जो शब्द हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, उनमें कौन सा शब्द उर्दू का है, कौन सा शब्द हिंदी का है। इतनी रची बसी भाषा है। और गजल जो आज लिखी जा रही है वो ना हिंदी होती है क्लिष्ट और ना उर्दू क्लिष्ट होती है, उसमें अरबी फारसी भी नहीं होती, उसमें संस्कृत भी नहीं होती, जो कि हिंदी में संस्कृत के शब्द बहुत सारे आए हैं। आज वो भाषा में गजल कही जा रही है जिसको कि हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुलपति जी की विद्वता का परिचायक है। ये बातें जो पहलू उन्होंने निकाल लिए और जो बातें उन्होंने कही बहुत ही सारगर्भित बातें थी। मैं उनकी विद्वता को नमन करता हूँ। आप सब भी उनकी विद्वता के लिए एक बार तालियां बजाइए आदरणीय कुलपति जी के लिए। और अब मैं ये जो हमारा ये औपचारिकता थी इस कार्यक्रम की वो पूरी हो गई है। अब हम इसका आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये जो सेमिनार है, उसका हम शुभारंभ करेंगे। लेकिन हमारे बीच में जो कवि और शायर, जो विद्वान, जो आलोचक समालोचक हिंदी और उर्दू कविता के, हिंदी और उर्दू शायरी और कविता के हमारे बीच में है, दैनिक जागरण उनको सम्मानित करना चाहता है जागरण अवार्ड देकर। तो मैं आदरणीय कुलपति जी से, आदरणीय यशोवर्धन गुप्त जी से, हमारे आज के कार्यक्रम के सहयोगी हैं अनूप जी से, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक एक करके हमारे जो माननीय पत्र देकर, निवेश देकर और बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में है वशिष्ठ द्विवेदी अनूप जी और उसको दिया और हमारे बीच में है। आदरणीय कुलपति जी के प्रिय गायक को है, कुलपति जी उनको बहुत पसंद करते हैं। अभी एक दिन हम और जफर जी को बैठे थे, कुलपति जी और यशोवर्धन गुप्त जी, अनूप जी आगे आ जाइए। आपको जागरण अवार्ड देकर सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय यशोवर्धन गुप्त जी और कुलपति हमारे डॉक्टर कलीम कैसर साहब, जिनकी ऐसी होती है कि जिनको